नमस्कार दोस्तों, आज है 6 सितंबर और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, डी वोटर कौन से होते हैं? व्हाट आर डी वोटर्स? तो डी वोटर ऐसे लोगों की सूची है जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा विदेशी नागरिक होने के संदेह के आधार पर असम की मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। डी वोटर्स आर द लिस्ट ऑफ पीपल who have been excluded from the electoral rolls of Assam on the basis of suspicion of being foreign nationals by the Election Commission। ऐसे मामलों को विदेशी अधिकरणों के पास भेजा जाता है जो उनकी नागरिकता के संदर्भ में निर्णय लेती है। असम सरकार के अनुसार राज्य के विभिन्न विदेशी अधिकरणों के समक्ष संदिग्ध या डी वोटर के 83,008 मामले लंबित हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल सिटीजन रजिस्टर (NCR)? तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या NRC एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारतीय नागरिकों के विवरण को शामिल किया गया है। नेशनल सिटीजन रजिस्टर और NRC इज ए रजिस्टर दैट इनकॉर्पोरेट्स द डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को सबसे पहले 1951 में तैयार किया गया था। NRC को अद्यतन या अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद शुरू की गई थी। असम में NRC में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो ये प्रमाणित कर सकेंगे कि वे 24 मार्च 1971 से पहले भारत के नागरिक रहे हैं। क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI क्या होता है? व्हाट इज ए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स? तो क्रय प्रबंधक सूचकांक व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों शामिल हैं। द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज व्हिच इंक्लूड्स बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जिसमें उत्तरदाताओं से कुछ प्रमुख व्यवसायिक क्रियाओं के प्रति उनकी धारणा में आए बदलाव के बारे में पूछा जाता है। PMI की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है। उसके बाद एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। 8 कोर उद्योग कौन से? Which are the 8 core industries? तो 8 कोर क्षेत्र के उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत शामिल हैं। इंडस्ट्रीज इन द 8 कोर सेक्टर्स इंक्लूड कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर उद्योगों का योगदान 40.27%। 8 प्रमुख उद्योगों का उनके भार का घटता क्रम रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स मीन? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है। इसका संकलन या प्रकाशन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स शोज द ग्रोथ रेट ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड इन वेरियस इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी। इट इज compiled and published on a monthly basis by the National Statistics Office, Ministry of Statistics and Program Implementation। IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किए गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है जिनमें शामिल हैं व्यापक क्षेत्र, खनन, विनिर्माण और विद्युत उपयोग आधारित क्षेत्र, मूलभूत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। IIP के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का महत्व, इसका उपयोग नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
आईआईपी त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गणना के लिए अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हरियाणा के या किसी भी स्टेट के, चाहे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, किसी भी स्टेट के पीसीएस, पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव कि किसी भी एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? When was the Telecom Dispute Resolution and Appeal Authority established? तो दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण की स्थापना 2000 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में संशोधन के माध्यम से की गई थी। Telecom Dispute Resolution and Appeal Authority was established in the year 2000 through Amendment in Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। इसकी स्थापना का उद्देश्य दूरसंचार सेवा के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा हेतु अपीलों और विवादों के निपटारों के साथ दूरसंचार क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करना था। इसकी संरचना ईडीसैट में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सेवारत अथवा सेवानिवृत्त होना चाहिए। इसके कार्य भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। ईडीसैट के अधिकार क्षेत्र में दूरसंचार, प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और एयरपोर्ट टैरिफ से जुड़े मामले आते हैं। स्वयं सहायता समूह कौन से होते हैं? व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो सरल शब्दों में कहें तो स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। इन सिंपल वर्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ सम पीपल हु वॉलंटरीली कम टुगेदर टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। स्वयं सहायता समूहों में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं। प्राय कम सदस्यों वाले समूह को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अधिक सदस्यों वाले समूह में सभी सदस्य सक्रिय रूप से समूह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत में दहेज और शराबबंदी जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। स्वयं सहायता समूह के गठन से समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना कब की गई थी? When was the Special Frontier Force established? तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। SFF Special Frontier Force was formed in the year 1962 immediately after the India-China War। यह एक कोवर्ट आउटफिट थी जिसमें तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था, किंतु अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं दोनों की भर्ती की जाती है। शुरुआत में इसे इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने प्रस्तावित किया था। मेजर जनरल सुजान सिंह उबान एक आर्टिलरी अधिकारी थे। उन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाली थी। इसके बाद इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रूप में नामित किया गया था और अब यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, जहां इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल करता है, जो मेजर जनरल रैंक का एक सेना अधिकारी होता है।
SFF में शामिल इकाइयां विकास बटालियन के रूप में जानी जाती हैं। न्यायविदों का अंतर्राष्ट्रीय आयोग कैसा संगठन है? What organization is the International Commission of Jurists? तो ICJ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। ICJ is a non-governmental organization working for international human rights. यह 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह है जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील एवं शिक्षाविद शामिल हैं, जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों मानकों को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। इस आयोग के गठन का उद्देश्य दुनिया की भौगोलिक विविधता एवं इसकी कई कानूनी प्रणालियों को प्रतिबंधित करना है। इसका गठन 1952 में किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। उत्साह मनुष्य की ताकत, संयम और अडिगता होती है। सबका कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए तो कीर्ति उसका फल होगा। उत्साह मनुष्य की ताकत। अगर मनुष्य के अंदर उत्साह है तो उसके अंदर ताकत, संयम और अडिगता की कोई कमी नहीं। उत्साह से वो वह कर जाता है जिसकी किसी को भी कामना नहीं होती। जो मनुष्य सबका कल्याण चाहता है, जो मनुष्य सबके लिए भलाई चाहता है, उसकी कीर्ति, उसका फल अवश्य उसे मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।